हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और मैं हूं आप सभी की होम साइंस एजुकेटर। सो स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आप सभी के कोर्स में, जो कि है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका अक्सर पूछा जाता है, जो कि है आपका ECCE। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, CCE। ECCE मीन्स क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपका जो केयर है वो आ जाएगा, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। ठीक है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे ECE लिखा है, एक सी और होगा तब जाके ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि देखो, यहाँ पे आज हम इस सेशन में करने वाले हैं भारतीय दार्शनिकों का ECCE में योगदान क्या है, यानी इंडियन फिलोसफर हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, ठीक है, और भी जो बहुत सारे आपके फिलोसफर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपका ये जो टॉपिक है, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपकी कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। और जैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हालांकि मैं करवाने ही वाली थी, जैसे हमने जीन पियाजे के बारे में बात की और वैसे वाइगोस्की के बारे में, उसके साथ साथ जो और अदर हैं आपके सिद्धांतकार, उनके बारे में बात कर रहे थे। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ECC में टॉपिक छूट रहा है जो मैं नहीं करवा पा रही हूँ, ठीक है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसको ध्यान से कर सकूँ। तो ये जो टॉपिक हैं वो मेरे माइंड से स्किप हो रहे थे, हालांकि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। थैंक यू, ऐसे ही थोड़ा सा आप बता देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी चीज़ें और बेटर करने में हेल्प होगी। हालांकि बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है जो कि हम सही कर देंगे। ठीक है, ECC याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। यहाँ पे देखभाल होना चाहिए था, जो कि आपको पता है मैंने पहले भी ये सेशन लिया है, जो प्रीवियस सेशन है उसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये मैं आप सभी को बता दूं ताकि आपको पता रहे। और चाहें तो आप इसके साथ साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर जब मैं PDF दूंगी तब आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उसके साथ साथ आपका ताराबाई जो आपका मोदक है उनके बारे में। थर्ड आपका रहेगा अनुताई वाघ, और उसके साथ साथ गिजू भाई बधेका के बारे में भी पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में आज का सेशन रहेगा, उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, एंड उसके साथ साथ श्री अरविंदो जो आपका अरविंद घोष हैं उनके बारे में, जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में, और जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि आपकी CCE में पूछा जाता है, जो कि आपका टॉपिक है। तो अगर आपने इतने फिलोसफर को कर लिया तो आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर है इनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, और इनका जो ईयर है वो याद रखिएगा 1861 से लेकर 1941 तक। ठीक है, और इनकी जीवनी के बारे में बात की जाए सो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो टैगोर जी का जन्म है वो 1861 में कोलकाता में हुआ था, यानी कलकत्ता में। और इन्होंने बोलपुर में एक छोटा बंगाली स्कूल शुरू किया, और बंगाली जो स्कूल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका शांति निकेतन, और शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का निवास। ठीक है, शांति निकेतन का जो अर्थ होता है वो होता है शांति का निवास। ठीक, वहीं बात की जाए तो टैगोर जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव जी के नाम से जानते हैं। और ये क्या थे? ये कवि भी थे, शिक्षाविद भी थे, कलाकार थे और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने, और इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि वे एक प्रकृतिवादी थे जो शिक्षा के साधन में प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में क्या करते थे? बिलीव रखते थे। अब ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। देखो, टैगोर जी का जो जन्म है वो याद रखेंगे 1861 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, जो अब क्या है कोलकाता है। ठीक, सो वे केवल आपके कवि नहीं थे बल्कि एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे, और उन्होंने बोलपुर में एक बंगाली स्कूल शुरू किया
जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था शांति निकेतन, यानी जिसका अर्थ क्या होता है? शांति का निवास। तो वो क्या चाहते थे कि बच्चों का जो मतलब पढ़ाना है वो केवल चार दीवारी पर बंद ना हो, बल्कि उनका मानना था कि बच्चा प्रकृति के बीच रहकर बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, यानी प्रकृति के साथ संपर्क करके बच्चे का जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो और बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये किसका मानना था? ये टैगोर जी का मानना था। ठीक है, तभी उन्होंने मतलब इनको प्रकृतिवादी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना यही है कि जो बच्चा है वो चार दीवारी में बंद करके पढ़ाना नहीं मतलब चाहिए उनको, क्योंकि वो वहाँ से बेहतर नहीं सीख पाएंगे। यानी उनका ये था कि बच्चा प्रकृति के बीच रहकर बहुत बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा? सीख पाएगा। ठीक है, एंड इनके एम क्या है एजुकेशन का? अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि टैगोर का मानना था कि शिक्षा एक बच्चे का एक जीव के रूप में क्रमिक और प्रगतिशील विकास है, यानी बच्चा एक जीवित पौधे की तरह होता है। जैसे जीवित पौधा होता है ना, तो हमेशा बढ़ता रहता है, खिलता रहता है, हमेशा रंगीन जैसा लगता है, फ्रेशनेस फील होती है। वहीं अगर मुरझाया हुआ पौधा है तो वो अलग ही लगेगा। तो जैसा पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास है, वो भी धीरे धीरे होना चाहिए। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा एकदम से बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, एकदम से वो मैच्योर की तरह बातें करने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्रमिक रूप से यानी धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है, सीक्वेंस से होता है। ठीक है, तो शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का मतलब एजुकेशन का जो वर्क है वो ये है कि बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने दिया जाए, है ना। स्वाभाविक रूप से उसको ऐसा बिल्कुल प्रेशर ना दिया जाए कि भाई नहीं तुमको होना ही है, तुमको बड़ा बनना ही है। वो जैसे विकास करेगा वो अपने स्वाभाविक रूप से करेगा, नेचुरल फॉर्म में करेगा, और नेचुरल फॉर्म में जो उसका टैलेंट है, जो उसकी प्रतिभा है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। बस उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। ठीक, सो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। टैगोर जी ने सिंपल सी चीज़ें कही हैं कि बच्चे को चार दीवारी में बंद करके पढ़ाना सही नहीं है, बल्कि बच्चे को प्राकृतिक रूप से चीज़ें मतलब प्रकृति के संपर्क में लाकर इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्वॉल्व करके अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा और बेहतर तरीके से सीखेगा। और डेवलपमेंट अगर क्रमिक रूप से हो, धीरे धीरे हो, तो वो स्वाभाविक रूप से बच्चा धीरे धीरे विकसित होगा। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का काम ही यही है ना कि भाई बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है उसे करने दिया जाए। आप केवल मोटिवेट कीजिए उसे, ये नहीं कि बस जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है, ना ही कोई प्रेशर देना है। ठीक, तो एम क्या था एजुकेशन का? आई होप आप क्लियर समझ गए। यहाँ बात की जाए स्टूडेंट करिकुलम की। ठीक है, तो करिकुलम से याद रखेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम मतलब उनकी आकांक्षा विषय केंद्रित नहीं बल्कि गतिविधि केंद्रित होनी चाहिए। विषय केंद्रित मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड ना होकर, यानी वे विषय केंद्रित शिक्षा के क्या थे? खिलाफ थे। और किस चीज़ के प्रमोट करते थे? वो एक्टिविटी को प्रमोट करते थे। एक्टिविटी मतलब जो गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करते थे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि केवल किताबें नहीं बल्कि जो गतिविधि है, जो बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है, जो एक्टिविटी के माध्यम से, एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे नाटक हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, प्रकृति भ्रमण हो गया, उसके साथ साथ खेल हो गया। इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा, ना कि किताबें रटकर, ना कि किताबें पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को नकारा है? उन्होंने नकारा है विषय केंद्रित शिक्षा, यानी अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड जो लर्निंग है उसको उन्होंने नकारा है। और प्रमोट किसको किया है? प्रमोट किया है एक्टिविटी सेंटर्ड, यानी जब गतिविधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, चाहे खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए या फिर कोई संगीत हो रही है, कोई आर्ट द्वारा कोई चीज़ हो रही है, या प्राकृतिक भ्रमण द्वारा आप चीज़ें उन्हें सिखा रहे हैं, सो वो उनके जहन में ज़्यादा समय तक रहेगा। वो उस चीज़ से अपने आप को रिलेट करके और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्योंकि बच्चा करके सीखता है। ठीक है, सुनकर नहीं। ठीक, तो करके सीखने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की, यानी मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है वो है भ्रमण विधि। ठीक है, कौन सी विधि? आपका भ्रमण विधि, यानी शरीर और मन के बीच संबंध स्थापित करना। तो बच्चों को बाहर ले जाओ, पेड़ पौधे के बीच पढ़ाओ, शरीर और मन दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे भाई। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा जो है उसको घर के चार दीवारों में बंद करके ना रखा जाए, बल्कि उसको थोड़ा सा बाहर ले जाओ, प्राकृतिक चीज़ों से इन्वॉल्व करो, प्रकृति दिखाओ, ठीक है, पेड़ पौधों से रूबरू करवाओ, तो उसका मन भी अच्छा होगा। जब मन अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, तो ये जो चीज़ें काम करती हैं ना वो और स्पीड में काम करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे शरीर और मन के बीच संबंध स्थापित करने का मतलब यही है कि बच्चा एक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है? एक्टिविटी मेथड, यानी क्रिया विधि करके सीखना। तो करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा स्वयं करता है तब सीखता है। आप केवल अगर उसे लेक्चर दे रहे हैं, केवल आप उसे बोल रहे हैं कि ये होता है तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझ लो कि जैसे हम कोई कुकिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई खाना बनाने वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं? हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि हाँ इसकी ये विधि है, ऐसे ऐसे रेसिपी में आपको ये मटेरियल चाहिए, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे बनाना है। तो जब आप वो चीज़ अगर बताएंगे तो क्या बच्चा उतने बेहतर तरीके से कर पाएगा? जब वो चीज़ आप करके दिखाएंगे और बच्चा भी वो करेगा तो उसके पास वो परमानेंट वो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब स्वयं करेगा चीज़ें तब बेहतर तरीके से सीखेगा, ना कि केवल देखकर और सुनकर। ठीक है, सो लर्निंग बाय डूइंग पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ठीक, थर्ड क्या है? थर्ड है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, यानी लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, प्रकृति और जो आपका स्वगतिविधि है यानी सेल्फ एक्टिविटी है उस पर फोकस करना। तो प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किस पर किया है? नेचर पर और सेल्फ एक्टिविटी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे टैगोर जी का जो कहना है, जो मानना है, आप बखूबी समझ गए हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई ओवरऑल जो मेरा मानना है, जैसा हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से टैगोर जी कहते हैं कि भाई बच्चे को चार दीवारी पे न रहकर प्रकृति के साथ इन्वॉल्व करो। उसका जो धीरे धीरे विकास हो रहा है उसका धीरे धीरे विकास होने दो, नेचुरल फॉर्म में उसका जो डेवलपमेंट है वो होने दीजिए, और जो उसकी खुद की प्रतिभा है वो ऑटोमेटिक निकलेगी। कैसे? लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा। जब बच्चे खुद से करना सीखेंगे, जब खुद से करेंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से हो पाएंगी, ना कि बुक और ना कि विषय केंद्रित चीज़ों पर उन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है, तो ये रहा आपका टैगोर जी का मानना। अब बढ़ते हैं आपका महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आपके ECCE में जो योगदान है उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो इनका जो ईयर है 1869 से लेकर 1948 तक, ये ईयर याद रखिएगा। तो 1937 में इन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा नामक एक नई शिक्षा प्रणाली का वैचारिक आधार दिया। तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए? जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने जो नई तालीम या जिसे हम कहते हैं आपका बेसिक एजुकेशन, उस चीज़ का विचार दिया है। कौन सी एजुकेशन? आपका बेसिक जो आपका एजुकेशन है उस चीज़ का उन्होंने विचार दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़ते हुए कोई काम भी सीखें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई काम नहीं सीख सकते। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कोई काम भी सीख रहे हैं, जैसे बुनाई सीखना, कताई सीखना, हस्तकला सीखना। तो शिल्प पर जो आपके महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं ताकि चीज़ें और निखर के हमारे सामने आ पाएँ और हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो उन्होंने 7 साल से, ठीक है, 7 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे
प्री बेसिक शिक्षा कहा जाता है। कितने ईयर? जो 7 ईयर से कम के बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्री बेसिक शिक्षा कहते हैं। कौन सी शिक्षा? प्री बेसिक एजुकेशन। ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे दर्शन पर, तो शिक्षा को बच्चों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों को उत्तेजित करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा भाई कि 7 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो प्रारंभिक आय है उसमें जो शिक्षा प्रेम है, जो अनुशासन है, जो मतलब अनुशासन के साथ साथ जो गतिविधि है वो भी बेस होनी चाहिए, उस पर भी फोकस होना चाहिए। यानी शिक्षा पे होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो अनुशासन है यानी डिसिप्लिन है, उसके साथ साथ आपका जो एक्टिविटी है उस पर भी आधारित चीज़ें होनी चाहिए। मतलब शिक्षा केवल दिमाग नहीं है, बल्कि वो आपकी आत्मा भी है, वो आपका शरीर भी है, वो आपकी बुद्धि है। इन तीनों का विकास करें। ठीक है, किसका विकास करें? आपकी जो आत्मा है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो शरीर है, उन सारी शक्तियों को उत्तेजित करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर और बेहतर तरीके से काम कर सके। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड आपका फिजिकल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखेंगे जब करिकुलम की बात की जाए, पाठ्यक्रम की बात की जाए, तो यह है शिल्प केंद्रित है और गतिविधि उन्मुख होना चाहिए। देखो, जो आपके गांधी जी हैं उनका जो ज़्यादा फोकस था वो किस पर था? शिल्प पर था। यानी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो एक्टिविटी है करना वो भी सीख सकते हैं। जैसे अभी आप अगर कह दें कि क्लास 6 to 8 की जो होती है तो वहाँ पे बच्चों को होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब गृह शिल्प पढ़ाया जाता है। तो गृह शिल्प में क्या होता है कि केवल जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर होते हैं, चैप्टर 5 या 6 तक के जो चैप्टर हैं वो ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपके हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड हैं, वहीं कुछ बीमारियों से रिलेटेड हो गए, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड हो गया। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल के फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक कला, है ना, ये सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ें भाई, आप सिलाई करना सीख लेते हैं, अगर इस उम्र में थोड़ा बहुत आपको सिलाई करना आता है, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट उस पर बढ़ता जाता है, तो आगे जाके ये बिजनेस का रूप धारण कर सकता है। सो कहने का मतलब बेसिकली यही है कि गांधी जी का मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आप, जैसे अभी न्यूज़ जो चल रही है, देखो कुछ चीज़ें होता है ना कि जब पढ़ाई के माध्यम से हम करंट की चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें रिलेट कर पाना हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, अखबार में ही न्यूज़ आई थी कि भाई आपका जो माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ पे भी अनुदेशक रखे जाएंगे, और किस सब्जेक्ट के? ऐसे सब्जेक्ट जिनसे बच्चा कुछ एक्टिविटी करना सीख सके, कुछ जो हस्तशिल्प कला वाली चीज़ें हैं वो करना सीख सके। व्यावसायिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है, ताकि बच्चा जब इस स्टेज में होता है तो वो आगे फ्यूचर के लिए पहले से ही तैयार हो जाए। अभी क्या होता है कि इंटर बच्चा कर लेता है, उसके बाद फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगा, किस क्षेत्र पे जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो इंटर के बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उन्हें पहले से ही इस रूप में तैयार कर दिया जाएगा, ताकि अगर कुछ ना भी हो तो वो व्यवसाय, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। इसी वजह से माध्यमिक स्कूलों में अब व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट करने का जो पहल है वो भी शुरू होने वाला है, ताकि यहाँ पे यहाँ पे हम बात करेंगे ताराबाई मोदक जी के बारे में कि इनका ईसीसी में कंट्रीब्यूशंस क्या थे, योगदान क्या थे। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका ताराबाई मोदक है उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म आपका 19 अप्रैल 1892 में बम्बई में हुआ था, और इन्होंने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी वो मुंबई विश्वविद्यालय से की थी, और उसके बाद राजकोट में महिला जो कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो जब ये प्रिंसिपल थी तभी इनकी मुलाकात जो पूर्व स्कूली शिक्षा में काफ़ी फेमस भी थे, गीजूबाई बधेखा, उनका उन्होंने काम देखा, उनका तरीका देखा और उनसे वो प्रेरित हुई, मोटिवेट हुई।
और फिर उनका जो स्टार्टिंग है अब करते हैं, ठीक है। मेन जो आपका चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। वो तो स्टार्टिंग फेज था कि भाई उनका कैरियर कैसा था, उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वह उन मॉन्टेसरी मदर्स में से एक थी जिन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा का भारतीयकरण किया और उन्होंने बालवाड़ी मीन्स पूर्व स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए केंद्र की अवधारणा का क्या किया, प्रतिपादन किया। ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यानी पूर्व स्कूली शिक्षा में ताराबाई मोदक का योगदान क्या था। तो ताराबाई मोदक जो है वो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण करने वाली और भारत में उसे फेमस करने वाली, लोकप्रिय बनाने वाली, ये इनके प्रयासों में एक था। यानी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया ताकि वो भारत में काफ़ी फेमस हो सके। मतलब अब खुद को फेमस ना करके, मतलब एक तरीके से ये था कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भारत में क्या करे, एक तरीके से लोकप्रिय बनाए। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने देश के जो अलग अलग हिस्से थे उनमें उनकी जो बालवाड़ी यानी जो पूर्व स्कूली केंद्र है वो स्थापित किया और समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रदान करने में उन्होंने काफ़ी फोकस भी किया। उनका मानना था कि बच्चे खेल आधारित शिक्षा और जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर उनका बिलीव ज़्यादा था और उनका मानना था कि जो पुरानी समय से एक मतलब पारंपरिक पद्धति चलती आ रही है, एक रटंत विद्या वाली चीज़ कि भाई सब चीज़ें अगर याद करनी है तो रट ही लेना ज़रूरी है, उस चीज़ को हटाते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो खेल के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और बालवाड़ी जो है यानी पूर्व स्कूली शिक्षा है वो उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ पे उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मॉन्टेसरी मदर के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने भारत में पूर्व स्कूली शिक्षा में क्या किया है, योगदान दिया है, तो इन्हें मॉन्टेसरी मदर कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पूर्व स्कूली शिक्षा में जो आपकी ताराबाई मोदक हैं, इनके योगदान को हम मतलब एक तरीके से व्यापक रूप से पहचाना और सराहा गया है। और 1962 में, याद रखिएगा जो मैं आपको ईयर बता रही हूँ, 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पूर्व स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कौन सा दिया, पद्म भूषण की उपाधि धारण मतलब उपाधि से सम्मानित किया है। तो पद्म विभूषण की जो उनको उपाधि मिली है वो 1962 में मिली है। और निधन कब हुआ है? निधन उनका 81 वर्ष में हो गया है, 81 ईयर में उनका निधन हो गया है। और यहाँ पे जो ताराबाई है मतलब ताराबाई जो मोदक है वो उनको जाना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के लिए और उसके साथ साथ खेल आधारित शिक्षा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो ये जो कुछ फैक्ट हैं ताराबाई मोदक जी के बारे में, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। जो बालवाड़ी के जो प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ बालवाड़ी की बात की जाए तो केंद्रीय बालवाड़ी 5 घंटे नियमित स्कूल समय और पूरी तरह से सुसज्जित रहेगा। सेकेंड जो है आंगन बालवाड़ी, वो 1.5 घंटे सुविधा के लिए घरों के पास संचालित। और जो थर्ड है वो क्या है, वो है उन्होंने मवेशी चराने वाले बच्चों के लिए मैडो स्कूल यानी कुरनशाला शुरू किया। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो ताराबाई मोदक जी के बारे में जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें मालूम होने चाहिए थे हमने यहाँ से कवर कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका अनुताई वाक। ठीक है, अनुताई वाक के बारे में बात की जाए, इनके कार्य और विरासत जी मतलब के बारे में बात की जाए तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जानना। चलिएगा एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे ताराबाई मोदक के साथ मिलकर काम किया और पत्थरों, पत्तियों और कंकड़ का उपयोग करके मॉन्टेसरी सामग्री का भारतीयकरण किया। तो इनके बारे में अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो अनुताई जो आपका वाघ हैं, इन्होंने ताराबाई मोदक के साथ ही काम किया था और कोसवाड़ में ग्राम बाल शिक्षा केंद्र भी इन्होंने चलाया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा को ग्रामीण बच्चों तक भी पहुंचाया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ताराबाई मोदक के साथ काम किया, पत्थर, पत्ती और कंकड़ का उपयोग करके मॉन्टेसरी सामग्री का क्या किया, भारतीयकरण किया। और कोसवाड़ में ग्राम बाल शिक्षा केंद्र
की निर्देशक भी रही हैं, यानी कोछवाड़ में ग्राम बाल शिक्षा केंद्र भी इन्होंने चलाया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। देन अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्यकर्ता होने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो कि किस ईयर में मिला है, 1979 में मिला है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा को ग्रामीण बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया है। सो आई होप आपको इनका भी योगदान सराहनीय ही लगा है, जो कि इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया है, ताराबाई मोदक जी के साथ मिलकर काम किया है। नेक्स्ट बात की जाए गीजू भाई जो बधेका है, ठीक है। गीजू बाई जो बधेका हैं, इनके बारे में बात की जाए तो भारत में पूर्व स्कूली शिक्षा के महान अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमने बात की थी अभी ताराबाई मोदक जी के बारे में, तो ताराबाई जो मोदक है वो भी मोटिवेट किससे थी, गीजू बाई बधेका जी से। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, गीजू भाई जो बधेका हैं उनसे ही मोटिवेट थी, उन्हीं से ही प्रेरित थी। उनके जो तरीके थे उनको काफ़ी पसंद आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने भी इस चीज़ पे क्या किया, काम किया, है ना। तो यहाँ पे जो आपका गीजू भाई बधेका है वो पूर्व स्कूली शिक्षा के महान अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, और 1920 में बाल मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी। कब की है, उसका ईयर याद रखिएगा, 1920 में बाल मंदिर की स्थापना भी आपके गीजू भाई बधेका जी ने किया है। इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि इनका जो मानना है वो क्या है कि बच्चा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, ना कि छोटा वयस्क। यानी इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को बिना हस्तक्षेप किए बच्चों की बात सुननी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ में रोका टोका जाए, जो बच्चे कह रहे हैं उन बात को भी थोड़ा सा वैल्यू दी जाए, उनकी बात को भी समझा जाए, माना जाए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो बच्चे कुछ भी कहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वो ना समझ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं। आई नो स्टार्टिंग में उतना समझ नहीं होती है, लेकिन हर एक बात में टोकना वो भी सही नहीं है। तो एक तरीके से एक स्वतंत्रता भी थोड़ा बहुत देनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने बात को बेहतर तरीके से कह सके। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ पे शिक्षक बिना हस्तक्षेप की बच्चों की बात क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको पूरी जानकारी आपके गीजू भाई बधेका जी के बारे में दे देती हूँ। तो जैसे हमने देखा कि इनका जो जन्म है वो 1885 से 1939 तक आपका याद रखेंगे। तो बाल केंद्रीय शिक्षा और प्री स्कूल यानी बाल मंदिर के ये मेन माने जाते हैं। इनका एक नाम भी है मुछली माँ। ये किस नाम से जाने जाते हैं, मुछली माँ के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने मारिया मोंटेसरी की जो विधियाँ हैं उनको भारतीय परिवेश के रूप में ढालकर खेल खेल में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। किस चीज़ पर जोर दिया है उन्होंने, खेल खेल के माध्यम से अगर उन्हें शिक्षित किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे। उन पर उनका ज़्यादा मतलब जोर था। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो आप याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो बाल मंदिर की बात की सबसे पहले उन्होंने, ठीक है, बाल मंदिर यानी इसको आप कहेंगे प्री स्कूल, ठीक है, प्री स्कूल। तो उन्होंने प्री स्कूल की स्थापना की, बाल मंदिर की स्थापना की। उन्होंने कहाँ पे की, भावनगर में जो जगह है वहाँ पे उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी, जो बच्चों की प्रकृति प्रेम और स्वतंत्रता के माहौल में सीखने पर उन पर फोकस करना था, मेन ये था। दूसरा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या है, चाइल्ड सेंटर या सेंट्रिक एजुकेशन जो है उस पर जोर दिया। यानी उन्होंने जो पारंपरिक रूप से रटने वाली प्रणाली है कि भाई रट रट के शिक्षा दी जाए, उनका उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने जो खेल आधारित शिक्षा है या जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया। थर्ड क्या है, बाल साहित्य की रचना। बाल साहित्य की रचना, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो कहानियाँ हैं, जो नाटक है, जो पोयम्स है, जो कविताएं हैं वो लिखी, और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। वो है आपका दिव्य स्वप्न, ठीक है,
द्विस्वप्न मतलब शिक्षण प्रयोगों पर आधारित। आनंदी कौवा और चालाक खरगोश, इनके कुछ जो प्रसिद्ध हैं वो उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा कि मुछली माँ इन्हें क्यों कहा जाता है, जो मुछली माँ है, ये माँ है, याद रखिएगा, जो मुछली माँ है उसके रूप में पहचान गए, यानी गांधी जी द्वारा दी गई ये एक उपाधि है जो दर्शाती है कि इन्होंने माताओं की तरह प्रेम और ममता के साथ शिक्षा देने की पद्धति विकसित की, इसलिए इनको कहा जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? मुछली माँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो इन्होंने शिक्षक के लिए नई जो शिक्षण पद्धति हैं, जो टीचिंग मेथड हैं और जो बाल मनोविज्ञान को समझने पर भी इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया। नाटक द्वारा शिक्षण है उस पर भी फोकस किया। उन्होंने नवनीत नाटक मंदिर के माध्यम से भी बच्चों में जो आत्मविश्वास है उसके बढ़ाने के लिए अभिनय को शिक्षा से जोड़ा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपके गीजूभाई बधेका से रिलेटेड हैं, सो इतने जो फैक्ट हैं वो याद रखेंगे, सो आपको हेल्प करेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, तो ताकि अगर और भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन की कोई भी संभावना ना रहे। अब बात करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। और अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें तो सबसे पहले शिक्षा पर विचार की बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल बिल्ड द इंडिया ऑफ टुमारो, यानी आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है, काफ़ी मोटिवेटेड लाइन है कि भाई जो आज के बच्चे हैं अगर उन्हें अच्छे तरीके से शिक्षित किया जाए तो कल का जो भविष्य होगा वो और भी उज्ज्वल होगा और भी बेहतर होगा। यानी आज के जो बच्चे हैं वो कल का जो भारत है उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और हाथ में किताबें ले जाने के बजाय पीठ पर स्कूल बैग नैपसैक का विचार पेश किया। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने ECC मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में बच्चों को राष्ट्र की नींव बनाकर उनके स्वास्थ्य की बात की जाए, उनके पोषण की बात की जाए या फिर एजुकेशन की बात की जाए, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, फोकस किया। उन्होंने 6 से 14 वर्ष, कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन भी किया। यानी जो आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की जा रही, जो कि अभी भी मिल रही है, उनका उन्होंने काफ़ी समर्थन किया है। बाल दिवस की क्या की है, शुरुआत की है। किस दिवस की? बाल दिवस की शुरुआत की है, यानी चाइल्ड डे जो है उनकी शुरुआत की है। और बच्चों को आधुनिक भारत के उज्जवल भविष्य के रूप में उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस किया है। तो यहाँ पे इनके अगर मतलब ECC के योगदान की बात की जाए तो मैं एक एक चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी, ताकि देखो तभी तो उनका जो जन्म है वो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे बाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने जोर दिया। मैं कुछ पॉइंट मेंशन करूँगी जो कि आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। बाल शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की तो नेहरू बच्चों को राष्ट्र की वास्तविक शक्ति, यानी जो रियल पावर है और भविष्य जो मतलब फ्यूचर बनेंगे भाई, यही भारत का निर्माण करेंगे, वो मानते थे। तो उन्होंने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया है। बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ मुक्त व अनिवार्य शिक्षा की बात की। मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, मुक्त व अनिवार्य शिक्षा मतलब क्या होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो जो इनका पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पहली जो यानी 5 ईयर जो प्लान था, उसमें जो पहला 5 ईयर प्लान था उनमें उन्होंने बच्चों की जो मुक्त और यानी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे की दी जा रही है, उनकी उन्होंने थोड़ा सा सिफारिश की, और ताकि हर बच्चा शिक्षा से जुड़ सके। तो मतलब होता है कि भाई बहुत से बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं कि
पैसा देना पड़ेगा, फीस लगेगी, तो इसकी वजह से वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो शिक्षा से वंचित ना हो इस चीज़ की सिफारिश उन्होंने की, ताकि बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दिन में बात करूंगी बाल दिवस की। ठीक है, आप सभी जानते हैं बाल दिवस मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ठीक है, और यहाँ पे उनका जन्मदिन है जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो उनके बच्चों के प्रति प्यार को दर्शाता है और उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सिफारिश की है इन्होंने, उनको थोड़ा सा प्रदर्शित करता है। दिन बात करते हैं लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल की। तो उन्होंने स्कूलों में समानता की बात की, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की, और उसके साथ साथ विविधता के सम्मान की भी बात की। क्योंकि देखो, हर एक बच्चा एक अलग पृष्ठभूमि से आता है, एक अलग बैकग्राउंड से आता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। हर एक बच्चा समान नहीं होता है, डिफरेंट चीज़ें हर एक बच्चे में देखने को मिलती हैं। तो हर एक बच्चे को सराहना, हर एक बच्चे को समान अवसर देना, उन्हें वो स्वतंत्रता देना, ताकि वो अपने आप को वैल्यूबल फील कर पाए, उन्हें लगे कि मैं भी, मतलब मेरे पास भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं भी दूसरे बच्चे की समान हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। हम जैसे बात करते हैं आपका कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की जैसे बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सबको समान शिक्षा की बात की जा रही है। वही सेम फैक्टर यहाँ पे भी आपका इंक्लूड होता है। तो ईसीसी में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो जोर है वो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, विविधता की बात करता है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, बढ़ावा दिया है, और बच्चे की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पर भी उन्होंने जोर दिया है। उसके साथ साथ पोषण और देखभाल की भी उन्होंने बात की है। किसकी बात की है? पोषण व देखभाल की भी उन्होंने बात की है। मतलब उन्होंने बालिकाओं की जो शिक्षा है और पोषण है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है, और जिसे बाद की नीतियों में शामिल भी किया गया है। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके जवाहरलाल नेहरू के बारे में थी, वो मैंने आज आपको डिस्क्राइब कर दिया। सो ये चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे जो अरविंद घोष जी की बात की जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ईसीसी के जो समग्र विकास है उस पर उन्होंने जोर दिया है। तो यहाँ पे अगर ईसीसी और शिक्षा में इनके योगदान की बात की जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो इन्होंने समग्र योग आधारित शिक्षा की बात की है। समग्र योग आधारित शिक्षा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो शिक्षा का लक्ष्य है, जो शिक्षा का जो एम है, वो केवल बौद्धिक विकास नहीं होना चाहिए। बौद्धिक विकास मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जगाकर दिव्य जीवन यानी लाइफ डिवाइन प्राप्त करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना आध्यात्मिक चीज़ें क्यों आ रही हैं। देखो, आध्यात्मिक चीज़ें हम बहुत ज़्यादा आजकल की लाइफ में फॉलो नहीं करते, बट अगर आप देखें तो जो लोग ब्रह्मांड से अटैच होते हैं, जो यूनिवर्स की बात करते हैं, डिवाइन एनर्जी की बात करते हैं, वो मेरी बातों से काफ़ी रिलेट कर पाते होंगे। यानी केवल ऐसा नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाएं, बल्कि यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों से भी क्या करें, कनेक्ट रहें। उसके साथ साथ बात की जाए तो शिक्षा का उद्देश्य, अगर हम बात करें जो एजुकेशन का जो एम है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, यानी ऑल और जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए? उनमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यानी शारीरिक मतलब हुआ आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी ग्रोथ का होना शामिल है। मानसिक डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी सोच समझ और समस्या का हल करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। उसके साथ साथ नैतिक यानी मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें आप रूल्स और उसके साथ साथ मूल्यों की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। एंड आध्यात्मिक की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, जिससे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और अपनी जो चेतना है उसको जगाते हैं। जो हमारा
एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, यानी ऐसा माइंड जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो एक अंतर ध्यान में आप लीन हो जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी होते थे। तो वो जो आपका मन है वो चेतना जागृत करने पर ये थोड़ा सा जोर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो उन्होंने शिक्षक की भूमिका की बात की है, यानी जो टीचर की भूमिका है उस पर अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, अरविंदो जी के अनुसार क्या होता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों पर ज्ञान नहीं थोपना चाहिए। जो टीचर है उनको ये काम नहीं है कि आप जो नॉलेज है वो बच्चे पर थोपें, बल्कि एक हेल्पर के रूप में काम करना चाहिए, एक सहायक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे अपनी जो एबिलिटी है उसको पहचान कर आगे बढ़ सकें। उन्होंने शिक्षक के रूप में भी यही कहा है कि शिक्षक को ये नहीं है कि केवल आप एक नॉलेज प्रोवाइडर हैं, केवल आप ज्ञान ही ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है, बल्कि आपका काम क्या है कि बच्चे की एबिलिटी को पहचानना, उसे मोटिवेट करना और एक मतलब एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना, एक सहायक के रूप में काम करना, ये उन्होंने कहा है। वही बात की जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो मनोवैज्ञानिक अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने शिक्षा को बच्चों की जो प्रकृति है, जो नेचर है और जो स्वभाव है, जो उनका बिहेवियर है, ठीक है, या जो उनका नेचुरल जो चीज़ है उनके अनुसार बनाने पर जोर दिया है। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि बच्चे को प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होकर जो नेचर तरीके से होता है, या हम बात करें जो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको वैसे ही स्वाभाविक तरीके से होने दीजिए, उन पर कोई फोकस मत कीजिए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जोर मत दीजिए, फोकस मतलब नहीं, मतलब फोर्स मत कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे अरविंद घोष का मतलब घोष जी का भी यही मानना है। मुक्त शिक्षा पर उन्होंने बात की है। मुक्त शिक्षा मतलब है उन्होंने स्वतंत्रता, खेल कूद और बच्चों को अपनी गति से सीखने की उन्होंने थोड़ा सा सिफारिश किया कि बच्चों की, देखो सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सब बच्चों की जो एक्टिविटी है वो कुछ की हो सकता है स्लो हो, कुछ बहुत जल्दी फास्ट तरीके से काम करते हो। देखो सब में IQ लेवल डिफरेंट होता है, सब में गतिविधि करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सबको उसी हिसाब से ही करने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बच्चा इतना स्पीड में काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपको भी उतना ही स्पीड में करना चाहिए। वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतनी जल्दी आंसर दे देता, आप क्यों नहीं देते हो, ये सब नहीं करना है। बच्चे का जो स्वाभाविक चीज़ है उसे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दिया जाए, उसे खेल खेल के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से उसे थोड़ा सा फ्रीडम दे के काम कराया जाए, ताकि वो स्वाभाविक रूप से सीख सके। इस चीज़ पर उन्होंने मतलब ध्यान दिया है। वहीं जब मैंने यहाँ पे आपकी बात की थी छठी इंद्री के बारे में, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देती हूँ। उन्होंने कहा कि जो आपकी 5 इंद्रियां हैं जिसे हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, तो उससे परी एक छठी इंद्रिय है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान की। वो कौन सी जो आपकी छठी जो आपकी इंद्रिय है वो कौन सी है, अंतर्ज्ञान, जिसे योग साधना के द्वारा क्या किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। यानी अति मानसिक या अंतर्दृष्टि की उन्होंने बात की, जो बच्चों में आध्यात्मिक विकास की बात करता है, एक तरीके से रचनात्मकता की बात करता है और नॉलेज की जो हाई लेवल है उसको सक्षम बनाने में फोकस करता है। ये आपका छठी इंद्रिय है जिस पर आपके इन्होंने बात की है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो है संवेग, यानी बच्चों के संवेगों को प्रशिक्षित करना, उसके साथ साथ संस्कार हैं, बच्चे की आदत और संस्कारों का निर्माण करना, और तीसरी चीज़ क्या है, स्वभाव, यानी बच्चे के स्वभाव को पहचान कर उसकी प्रकृति के अनुरूप उन्हें शिक्षा देना। तो 3 चीज़ें इनकी याद रखिएगा, वो कौन सी हैं, एक तो है आपका संवेग, दूसरा है आपका संस्कार और तीसरा है आपका स्वभाव, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप इनकी याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मातृभाषा के माध्यम से जो एजुकेशन है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप काफ़ी हैं। मैंने इसमें कुछ कम चीज़ें ऐड की हैं, मैं इसमें जब आपको PDF दूंगी तो और भी चीज़ें ऐड कर दूंगी। हालांकि मैंने शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें आपको दी हैं, तो अगर आप मेरी बातों को समझ चुके हैं तो इस शॉर्ट फॉर्म को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे श्री अरविंद घोष जी के बारे में हमने पढ़ लिया और यहाँ पे हमने शिक्षा के प्रति जो उनका रचनात्मक दृष्टिकोण है मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने कर लिया। तो उसके अनुसार शिक्षा के विचार एक केंद्रीय विषय या उच्च आदर्श के इर्द गिर्द व्यवस्थित किया जाना चाहिए। शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति के भीतर मानसिक सत्ता या हम बात करें साइकिक जो बीइंग है उसकी खोज करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसी से रिलेट। यहाँ पे अगर हम बात करें जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में, तो इनका जो ईयर है वो याद रखेंगे 1894 से 1911 एंड 1986। तो यहाँ पे उनका जो जन्म है वो 11 मई 1894 को मदनापल्ली मद्रास में हुआ था। एंड इनके बारे में अगर और डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्हें इंग्लैंड में निजी तौर पर शिक्षित किया गया और विश्व शिक्षा की भूमिका के रूप में इन्हें तैयार किया गया। उसके साथ साथ बात करें बेसिक थीम की, यानी जो मूल विषय है, तो बच्चों को दूसरों के विचारों, कहावतों और विश्वासों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये इनका मानना है। उनका मानना है कि आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम शिक्षा होती है। जब बच्चे को आत्मज्ञान हो जाता है तो वही सबसे बड़ी शिक्षा होती है, ना कि बच्चा दूसरे के विचार, दूसरे की जो कहावतें और दूसरे के जो विश्वास चलते आ रहे हैं उन पर निर्भर रहें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर शिक्षा पर विचार की बात की जाए, शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाए, तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे एकीकृत व्यक्ति का निर्माण करना है जो संपूर्ण जीवन से निपटने में क्या हो, सक्षम है, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल ही इतना कैपेबल हो कि वो हर एक चीज़ से डील कर सके। ठीक है। उसके साथ साथ अनुशासन की अवधारणा की अगर बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन की बात की जाए, तो बाहरी अनुशासन प्रेम का स्थान ले लेता है। डर सही कार्य का आधार नहीं हो सकता है। तो भय मुक्त वातावरण की इन्होंने बात की है। ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने बात की शिक्षक और स्कूल में, तो स्कूलों में छात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, उन्हें एक समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे ओवरऑल मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बता देती हूँ ताकि चीज़ें समझना और भी आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखो ध्यान से सुनना। तो जो आपका जिड्डू कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने ECC यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में जो योगदान दिया है, उनमें उन्होंने कहा कि बच्चों में आपका स्वतंत्रता, उसके साथ साथ भयमुक्त वातावरण, ठीक है, ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा डरे नहीं, खुलकर बात कहे अपनी, और समग्र विकास यानी समग्र शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। ये जो 3 चीज़ें हैं इन पर इनका मेन फोकस है, यानी स्वतंत्रता पर, यानी थोड़ा उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ भय मुक्त वातावरण है, यानी हमें ऐसा वातावरण नहीं तैयार करना है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं तैयार करना है कि जो बच्चा है वो डरा रहे, सहमा रहे और अपनी बात को खुलकर भी ना कह पाए। ऐसा वातावरण हमें विकसित नहीं करना है। तो उन्होंने केवल अकादमिक ज्ञान के बजाय बच्चे का जो मेंटल, जो इमोशनल और जो आपका मनोवैज्ञानिक विकास है उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। उनका एम क्या है कि बच्चे को बिना किसी पूर्व धारणा के, भाई पुरानी जो धारणाएं चली आ रही हैं उनके बजाय जीवन को समझने में सक्षम होना, मतलब सक्षम बनाना मतलब शामिल है। मतलब बच्चा खुद से सक्षम बने, उसे ऐसा बनाया जाए ताकि वो जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि बच्चा खुद के हिसाब से चीज़ें करना स्टार्ट करे, उतना उसको स्वतंत्रता थोड़ा सा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि आत्मज्ञान ही क्या है, सर्वोत्तम शिक्षा है, ना कि जो दूसरे के विचार, कहावत और विश्वास है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको और थोड़ा सा बता देती हूँ। समग्र विकास पर उन्होंने बात की। ECC में इनका जो योगदान है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें आपके समग्र विकास की, तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चे का संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास में अभी भी हमने बात की आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ना कि केवल किताबी ज्ञान। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट शामिल हैं, बल्कि उन्होंने किस चीज़ को नकारा है, बुक्स यानी केवल रटंत विद्या पर जोर देना ये काफ़ी नहीं, केवल बुक के माध्यम से पढ़ाई करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली होना चाहिए।
देन उन्होंने बात की भय मुक्त वातावरण की। किस वातावरण की बात की है? भय मुक्त वातावरण की बात की है। यानी वे पारंपरिक शिक्षा में जो स्टार्टिंग में क्या होते थे, बहुत बंद के रखा जाता था, डरा के रखा जाता था, पीटा जा। अब तो देखो कि आप पीट भी नहीं सकते हो बच्चों को। किसी अगर बच्चों को मार दिया तो भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले के जो टीचर थे वो बहुत बुरी तरह से पीटते भी थे और इसकी वजह से कई सारे बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ देते थे। और अगर जा भी रहे थे तो इस डर से कि, क्योंकि घर वालों से भी प्रेशर होता था, भाई आपको स्कूल जाना है। अगर स्कूल गए तो वहाँ टीचर, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या कुछ भी हुआ तो टीचर बहुत पीटते थे। अब ये सारे रूल्स रेगुलेशन बंद कर दिए हैं। तो उनका मानना है कि रचनात्मकता तभी विकसित हो सकती है जब बच्चा डर से मुक्ति पा ले, तब वो क्रिएटिव बन सकता है, तब वो और बेहतर तरीके से सीख सकता है। ना कि इस डर से कि भाई अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, पीटे जाएंगे। अगर हम वर्क नहीं करेंगे, होमवर्क भी बच्चा अगर इस डर से कर रहा है कि अगर होमवर्क नहीं किया, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर अगर थोड़ा बहुत डर नहीं हुआ तो वो काम को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगा, वो काम को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों का मन इतना पढ़ाई में नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ का मन लगता भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि बच्चा अगर खेलने कूदने लगे तो उसका ज़्यादा मन उसी में लगा रहता है, फिर पढ़ाई पर वो फोकस नहीं करता। तो थोड़ा सा डर भी ज़रूरी है, लेकिन इतना डर नहीं कि वो डर के माध्यम से वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर इतनी सारी जो एबिलिटी हैं उन सबको भूल जाए, वो जो उसके अंदर इतना क्रिएटिविटी है वो सब भूल जाए। इतना डर नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। आत्मज्ञान की भी बात की है इन्होंने, कृष्णमूर्ति जी ने आत्मज्ञान की भी बात की है, सेल्फ नॉलेज की बात की है। यानी इसी में उन्होंने बच्चों को खुद को समझने, अपनी आदत पर विचार करने या अपनी आदत को जानने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है, ताकि मेंटली वो इस चीज़ के लिए क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके, ठीक है। वहीं बात की विद्यालयों की स्थापना की बात करें तो विद्यालयों की स्थापना की उन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं जहां शिक्षक और छात्र दोनों ही जीवन की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी समस्या है, उनकी मतलब जांच पड़ताल मिलकर सकें। तो ये सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिएगा, अब बात करते हैं आपके जाकिर हुसैन जी के बारे में। और इनका जो ईयर है वो याद रखिएगा 1897 से 1969 तक। ये जो जाकिर हुसैन थे स्टूडेंट, ये कार्य आधारित शिक्षा के समर्थक थे, जो बच्चों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर ही जोर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने क्रिएटिविटी की बात की, जो फिजिकल जो एक्टिविटी है उसकी बात की, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है यानी जो बौद्धिक विकास है उसको भी उन्होंने सराहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो जो आपका जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो 8 फरवरी 1897 यानी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट इनके बारे में ये है कि उन्होंने 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की और बाद में 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कौन से हैं नंबर के? तीसरे राष्ट्रपति हैं। और विशेषकर जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए यानी ईसीसी की बात की जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना इन्होंने की है। और यहाँ पे ये जो महात्मा गांधी है वो नई तालीम यानी कार्य आधारित शिक्षा के समर्थक भी माने जाते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में समर्पित करने का संकल्प लिया था। और शिक्षा पर विचार की बात की जाए स्टूडेंट तो भावनात्मक एकीकरण यानी शिक्षा का उद्देश्य घर और प्री स्कूल के बीच भावनात्मक एकीकरण होना चाहिए। उसके साथ साथ व्यक्तित्व का अभिन्न अंग माना है इन्होंने, यानी शिक्षा को केवल पुस्तकों के बजाय व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में, फिर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी।
यहाँ पे प्रेम का स्रोत की बात की, यानी शिक्षक को न केवल ज्ञान का स्रोत होना चाहिए बल्कि प्रेम और स्नेह का भी स्रोत होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक नॉलेज प्रोवाइडर ही हैं, केवल आप ज्ञान ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो मातृभाषा के साथ साथ यानी बच्चों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और उसके साथ साथ अंग्रेजी को साक्षरता और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी पढ़ाना चाहिए, जो कि आजकल ज़रूरी भी है। यानी अगर आजकल आप अपनी मातृभाषा जानते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में भी अब आ रही हैं, चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा भारतवर्ष है तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ें जिस सिचुएशन में जहाँ तक ज़रूरी होती हैं वहाँ तक हमें करनी चाहिए, ताकि हम बराबर में चल सकें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ बात करें तो ज्ञान प्राप्त करना यानी प्रकृति अध्ययन, अवलोकन और गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया है। तो यहाँ पे जो आपका जाकिर हुसैन है, इनके अगर ईसीसी में शिक्षा के योगदान की बात की जाए तो सबसे पहले जब हमने बात की आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया की जो इन्होंने स्थापना की है, तो इन्होंने जो ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उनकी स्थापना मतलब की है, और इनके कुलपति के रूप में इन्होंने जो स्टार्टिंग जो शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है यानी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय ढांचे में ढाला है। यहाँ पे बाल केंद्रित और रचनात्मक शिक्षा की भी उन्होंने बात की है। मतलब इन्होंने कहा है कि किताबी ज्ञान से ऊपर जो आपकी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो लर्निंग है यानी अनुभव पर आधारित जो शिक्षा है, उस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया है, जो कि अभी हमने बात की, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को खेल खेल में और एक्टिविटी के माध्यम से अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। उसके साथ साथ नई तालीम के समर्थक भी कहे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी नई तालीम के सिद्धांत को अपनाते हुए उन्होंने बच्चों के लिए करके सीखने पर जोर दिया था, और इस चीज़ का समर्थन आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी करते हैं, ठीक। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके जाकिर हुसैन जी के बारे में यहाँ से हमने आपका कवर किया कि उन्होंने कहा कि भाई केवल पुस्तक नहीं बल्कि पुस्तक के बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा ध्यान दी जाए, पर्सनालिटी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दी जाए, उसे आप अपनी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक को केवल नॉलेज प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके अंदर प्रेम स्नेह की भावना भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को अपनत्व फील हो सके, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात की तो मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी पर भी उन्होंने जोर दिया है, तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक्टिविटी के माध्यम से, ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, प्रकृति अध्ययन के माध्यम से भी बच्चा बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, सीख सकता है। लर्निंग बाय डूइंग की भी बात की उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन। ये तो नेक्स्ट सेशन के लिए है पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। हालांकि आज की इस चैप्टर में हमने जितने फिलोसफर थे उनको हमने कवर किए, और इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट सेशन में तो नहीं, लेकिन मैं पहले एक बार क्वेश्चंस बना लूँ अच्छे से, फिर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगी। एंड स्टूडेंट, आई होप आपको इस सेशन से मदद मिली होगी। हमने कोशिश की है कि जितना आपने कहा है उतना हमने कवर किया। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं और कवर करा दूँ, जो कि मैंने नहीं कवर कराया था। और हमने कवर किया था आपका वेट, हमने यहाँ पे कवर किया था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, हमने ये कवर कर लिया था, ठीक है। हमको कवर करना था आपका ब्रोनफेन-ब्रेनर का जो पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत है यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसको हमको कवर करना था। इसको हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हालांकि आज की क्लास काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है एंड इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम वहाँ पे भी करेंगे, और जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं उनको आराम से डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सो आई होप स्टूडेंट आज की सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। इसको करेक्ट कर दूंगी मैं जब आपको PDF प्रोवाइड करूंगी। ECCE है, ठीक है। और यहाँ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आपके UG मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं उनको तो कवर करेंगी। एंड आपके LT ग्रेड होम साइंस के प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, आप सभी देख लीजिए। और जिनका जैसा स्कोर है उस हिसाब से आगे आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे केवल एक एग्ज़ाम क्लियर करने से काफ़ी नहीं है। ये तो एक पड़ाव था, अभी आपको दूसरा पड़ाव भी पार करना है, ठीक है। सो इसलिए उसकी तैयारी कीजिए। बाकी आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल में है ही, तो उसके लिए लगातार प्रिपरेशन कीजिए। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिला दिया कि जो आपके भारतीय दार्शनिक हैं जो आपकी ECC में पूछे जाते हैं उनके नाम मेंशन कर दिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया टॉपिक को लाना। तो अगर आपको लगता है कि ECC में कुछ ऐसे और टॉपिक हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद आपको थोड़ा सा मतलब कठिन लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आप उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको कवर करा सकूँ। सो अपना सिलेबस देखो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं मिल रहा है और मुझे कठिनाई हो रही है, मैं कैसे कवर करूँ, मुझे बताइएगा। जैसे हम UGC नेट का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी जो कुछ टॉपिक हैं तो वो तो आपको मतलब ज़्यादातर टॉपिक आपकी UGC नेट सिलेबस से ही कवर हो जाएंगे। हालांकि बस इस वजह से मैं पहले कह रही हूँ क्योंकि UGC नेट का जो सिलेबस है उसको कवर करने में आपको अप्रैल मई तक का टाइम लग सकता है कंप्लीट करने में, और इतना आपके पास समय नहीं है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पहले है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मतलब ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, आपको करना चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं उन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें भी कवर करवा दूंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।